Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. नी हुसैन अपने फादर के सामने गिव अप कर चुका था क्योंकि जैसे ही उसने वेन्निंग और वांगजी की इतनी वर्स्ट कंडीशन देखी थी वो अब प्रोटेस्ट करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। उसे अपने दोस्तों को खोना नहीं था, जिसमें एक तो उसका दोस्त था लेकिन दूसरा उसका प्यार भी था और वो उन दोनों से भी हद से ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए नी हुसैन शादी के लिए मान गया। पर इससे पहले कि मास्टरनी कुछ आगे का फैसला ले पाते वहाँ एक चॉपर ने एंटर किया था, जिसमें से एक न्यू पर्सन की वहाँ एंट्री हुई थी जो किसी के लिए भी नोन तो ऑब्वियसली नहीं था। वो चॉपर वहाँ से जा चुका था और वो पर्सन जो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा था, टोटली ब्लैक आउटफिट, फेस जिसे मास्क से कवर किया गया था और सिर्फ उसकी आईज ही विजिबल थी। एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी के साथ वो अल्फा सच में हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड थे कि जैसे ही उस पर्सन ने वहाँ एंटर किया था वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा इंटेंस हो चुका था। वो अल्फा कुछ ऐसा खड़ा था कि उसकी बैक वांगजी की तरफ थी और फेस मास्टर नी की तरफ। वो अल्फा जिसकी नज़र सबसे पहले मास्टर नी पर ही गई थी, वो मास्टर नी से अपनी नज़रें हटाकर पूरे एरिया में अपनी नज़रों को दौड़ाने लगता है। कुछ ही देर बाद उसकी नज़रें सीधा वांगजी की आंखों से जाकर टकरा जाती हैं और वो अल्फा वहीं रुक जाता है। वांगजी जिसकी हालत हद से ज़्यादा बुरी थी, पूरा फेस खून से कवर था, साथ ही बॉडी पर भी बहुत जगह स्क्रैचेस लगे हुए थे। वो अल्फा अनकॉन्शियसली ही वांगजी की इतनी बुरी हालत देखकर उसकी तरफ चलने लगता है। फिलहाल सारे लोग शॉक में थे, साथ ही उस अल्फा का प्रेजेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि फिलहाल कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे ही उस अल्फा ने वांगजी की वो हालत देखी थी उसके फेरोमोन्स हद से ज़्यादा डोमिनेटेड और अग्रेसिव हो चुके थे और वो फेरोमोन्स इतने ज़्यादा अग्रेसिवली निकल रहे थे कि खुला प्लेस होने के बावजूद भी सारे लोग सफोकेटेड फील कर रहे थे। वो अल्फा अपने स्ट्रॉन्ग कदमों को आगे बढ़ाकर वांगजी की तरफ जाता है और अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालकर वांगजी जिस रस्सी से बंधा हुआ था उस रस्सी को वो कट करने लगता है। जैसे ही ये बात नी हुसैन देखता है वो भी तुरंत भागते हुए अपने अल्फा की तरफ मतलब वेन्निंग की तरफ जाने लगता है। वो अल्फा ने ऑलरेडी वांगजी को अपनी स्ट्रॉन्ग बाहों में होल्ड करके रखा था ताकि जैसे ही वो रस्सी कटे वांगजी गिरे ना। वहीं दूसरी तरफ नी हुसैन ने भी वेन्निंग को अपना सपोर्ट दिया था जिससे वेन्निंग भी गिरे ना। वो अल्फा एक ही पल में उस रस्सी को कट कर देता है और तुरंत ही वांगजी और नी हुसैन वांगजी और वेन्निंग सीधा नी हुसैन और उस अल्फा की तरफ गिर चुके थे। उस अल्फा ने वांगजी को अपनी स्ट्रॉन्ग बाहों में होल्ड कर लिया था। वही नी हुसैन ने भी वेन्निंग को अपना सपोर्ट देकर वहाँ खड़ा कर दिया था। वो अल्फा वांगजी को अपनी स्ट्रॉन्ग बाहों में होल्ड करता है और उसे लेकर उस पेड़ से थोड़ा दूर आकर नीचे ज़मीन पर रख देता है। वही वो अल्फा जब मेक श्योर करता है कि वांगजी ठीक से बैठ चुका है, तुरंत ही खड़ा होता है और वेन्निंग के पास जाता है, क्योंकि हुसैन एक ओमेगा था जो अल्फा को संभालने के लिए या उसका बॉडी वेट हैंडल करने के लिए बहुत वीक था। इसीलिए वो अल्फा वेन्निंग को भी अपना सपोर्ट देता है और उसे भी वांगजी के साइड में ही बिठा देता है। हुसैन और वो अल्फा दोनों भी वांगजी और वेन्निंग की केयर कर रहे थे। उस अल्फा ने अपने पॉकेट से हैंकरचीफ निकाला और वो वांगजी के फेस पर जो ब्लड था उसे क्लीन कर रहा था। हुसैन भी फिलहाल सेम यही कर रहा था, वो भी वेन्निंग के फेस को क्लीन कर रहा था क्योंकि दोनों के फेस पर ब्लड लगा हुआ था। वही दूसरी तरफ ये सब देखकर मास्टरनी और उनके सर्वेंट्स गुस्सा हो चुके थे। मास्टरनी तुरंत ही जब होश में आते हैं तब अपनी चेयर से उठ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं,
अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए, इस अल्फा को भी उन दोनों के साथ बांध दो और मेरे बेटे को यहाँ लेके आओ। ये सुनना था कि वांगजी, वेन्निंग और हुसैन डर चुके थे। वेन्निंग भी अभी थोड़ा थोड़ा होश में आ चुका था क्योंकि वो भी काफ़ी देर से बेहोश था। साथ ही फिलहाल हुसैन उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो भी थोड़ा होश में था। जहाँ ये तीनों डर रहे थे वहीं वो अल्फा अभी भी बिल्कुल रिलैक्स था और वो वांगजी की चोटों को देख रहा था। धीरे धीरे मास्टर नी के वो सर्वेंट्स उस अल्फा की तरफ और उन तीनों की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। हुसैन तो सीधा वेन्निंग के पीछे जा चुका था। वही वांगजी जो उस अल्फा के हाथ को पकड़े हुए था, क्योंकि वो अल्फा ऑब्वियसली उसका फेस क्लीन कर रहा था, तो वांगजी को थोड़ा पेन हो रहा था। इसीलिए वांगजी ने पेन से बचने के लिए उस अल्फा के हाथ को स्ट्रांगली पकड़ लिया था। उसकी पकड़ लगातार उस अल्फा के हाथ पर और भी ज़्यादा कस रही थी। वो अल्फा भी ये महसूस कर रहा था, पर वो बिल्कुल रिलैक्स था। वो वांगजी के सिर्फ जख्मों को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, वेन्निंग और नी हुसैन, उन तीनों का ध्यान टोटली पीछे था। जिस तरफ से उन लोगों का पूरा ग्रुप उन तीनों की तरफ बढ़ रहा था, मतलब उन चारों की तरफ, वहीं उन लोगों के हाथ में स्ट्रॉन्ग रॉड्स और बाकी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती थी। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने वाले थे, वो अल्फा जिसका हाथ अभी तक वांगजी ने पकड़ के रखा था, वो अल्फा वांगजी के हाथ पर हाथ रखता है और उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। इससे पहले कि वो लोग उस अल्फा को मार पाते, वो अल्फा तुरंत खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है। ये इतना क्विक एक्शन देखकर एक पल के लिए वो सारे लोग भी डर चुके थे और अपनी ही जगह रुक चुके थे। वो अल्फा उन लोगों की तरफ अपनी स्ट्रॉन्ग और शाइनी आईज से देख रहा था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। कुछ लोग तो उस अल्फा की आंखों में वो गुस्सा देखकर ही कांप चुके थे और बैकआउट कर रहे थे। वहीं जो लोग मास्टर नी की गुड लिस्ट में आना चाहते थे, वो अभी भी आगे बढ़ रहे थे, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे इस पर्सन के, या यूँ कहा जाए इस अल्फा के बैड लिस्ट में आकर। इससे पहले कि उस अल्फा को कुछ भी हार्म हो पाता, वो अल्फा तुरंत ही अपने एक्शन मोड में आ जाता है और सारे लोगों पर काउंटर अटैक करने लगता है। वो लोग भी अल्फा को हार्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर यह अल्फा हद से ज़्यादा स्ट्रांग था और मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, जिस वजह से ये इतनी अच्छी फाइटिंग कर रहा था कि कोई भी अभी तक इसे छू नहीं पाया था। और जो छूने आ रहे थे वो अच्छी खासी पिटाई लगाकर ज़मीन पर गिरे हुए थे। वो अल्फा जब 4-5 लोगों को अच्छा खासा धो लेता है, तो बाकी लोग तो उसके पास आने की हिम्मत कर ही नहीं पा रहे थे। वो अल्फा एक नज़र वांगजी की तरफ डालता है और बाद में एक डीप ब्रीथ लेकर मास्टर नी की तरफ देखता है और बाद में अपने स्ट्रॉन्ग कदमों से मास्टर नी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मास्टर नी भी उस अल्फा के इतने फियरलेस एक्शन को देखकर अपने पैरों पर तो ऑब्वियसली खड़े हो ही चुके थे, मतलब अब तक वो जो चेयर पर बैठे हुए थे अभी अपने पैरों पर खड़े थे। वो अल्फा मास्टर नी की तरफ देखता है और रिस्पेक्टफुली उन्हें पहले तो बो करता है। ये देखकर मास्टर नी टोटली शॉक हो चुके थे। ऑब्वियसली डेंजरस इंसल्ट करने के बाद अगर कोई अचानक हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे तो वो हजम होना थोड़ा मुश्किल होता है। मास्टर नी के बंदों को धोकर इस पर्सन ने मास्टर नी की अच्छी खासी इंसल्ट लगा दी थी और अभी उन्हें ही रिस्पेक्टफुली बो कर रहा था, तो ये थोड़ा मुश्किल था। पर फिर भी मास्टर नी अभी भी उस अल्फा के सामने स्ट्रांगली खड़े थे। वो अल्फा मास्टर नी की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट पर डेंजरस वॉइस में कहता है, अरे आप खड़े क्यों हो गए, बैठो ना। इतना बोलकर वो अल्फा अपने आसपास देखने लगता है, पर उसे कोई भी चेयर या ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिस पर वो बैठ सके। वो मास्टर नी के एक सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है,
क्या आपके विलेज में ऐसा कुछ रिवाज नहीं है कि कोई न्यू पर्सन आए तो उसे चेयर, वाटर, कॉफ़ी कुछ ऑफर किया जाता है? नहीं, कुछ तो एटलीस्ट चेयर तो देनी चाहिए ना। इतना बोलकर वो अल्फा मास्टर नी के सर्वेंट से अपनी नज़रों को हटाकर मास्टर नी की तरफ देखता है। वो सर्वेंट भी मास्टर नी की तरफ ही देख रहा था। मास्टर नी जस्ट नोट करते हैं तो वो सर्वेंट जाकर एक चेयर लेके आता है और उस अल्फा के पीछे रख देता है। वो अल्फा एक नज़र उस चेयर की तरफ देखता है और बाद में उस पर बिल्कुल फियरलेसली अपने एक पैर पर अपने दूसरे पैर को डालकर किसी किंग की तरह बैठ जाता है। एक्चुअली हम दोनों भी एक दूसरे को नहीं जानते। यहाँ मैं आया हूँ तो मेरा काम है फर्स्ट आपको इंट्रो देना। एक्चुअली वो जो पीछे ओमेगा है ना, मैं यहाँ स्पेशली उसके लिए आया हूँ। अब मेरे इंट्रो के लिए पहले उसका इंट्रो जानना ज़रूरी है। एक्चुअली ही इज़ माय ओमेगा, माय बिलव्ड ओमेगा। तो सब समझ चुके होंगे कि मैं उसका अल्फ़ा हूँ। चलिए, मेरा इंट्रो तो मैंने आपको बता दिया। अब मेरे एक सवाल का मुझे जवाब चाहिए। इतना बोलकर वो अल्फ़ा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जिस चेयर पर वो बैठा हुआ था उसके पीछे जाकर उस चेयर के हेडबोर्ड पर अपने दोनों हाथों को स्ट्रांगली रखते हुए अपनी स्ट्रांग और डोमिनेटेड वॉइस में कहता है, ही इज़ my omega. How dare you to touch him without my permission? इतना बोलकर वो अल्फा उस चेयर को उठाकर मास्टर नी के सामने ही बहुत ज़ोर से पटकता है, जिससे उस चेयर के टोटली चिथड़े उड़ चुके थे। वही मास्टर नी अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और उस अल्फा की तरफ ही गुस्से से देख रहे थे। जितना गुस्सा अभी मास्टर नी की आंखों में था, उससे 100 गुना ज़्यादा गुस्सा उस अल्फा की आंखों में नज़र आ रहा था। उसकी आईज टोटली ब्लड रेड हो चुकी थी और उसका ऑरा भी हद से ज़्यादा डोमिनेटेड हो रहा था। मास्टर नी भी एक पल के लिए उस अल्फा को ऐसे देखकर डर चुके थे। वो अल्फा उसी टूटी हुई चेयर के टुकड़ों पर अपने स्ट्रॉन्ग कदमों को रखते हुए आगे बढ़ता है और मास्टर नी के सामने स्ट्रांगली खड़ा होते हुए कहता है, वो पर्सन मुझसे बिलोंग करता है और आज तक इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि जो मुझसे बिलोंग करता है उसे मेरी परमिशन के बिना टच करे। और आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ना सिर्फ उसे टच किया बल्कि उसे हार्म किया। तो इसकी क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपको? इतना बोलकर वो अल्फा सीधा मास्टर नी की आईज में देख रहा था। मास्टर नी उस अल्फा से डर तो रहे थे, पर उन्हें अपनी इज्जत भी तो बचानी थी। इसीलिए वो अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, वो मैं नहीं था जो तुम्हारे ओमेगा को हर्ट करने उसके पास गया था। तुम्हारा ओमेगा था जो मेरे पास आया था मुझे हर्ट करने के लिए, और जो मुझे हर्ट करेगा मैं उसे पनिश तो ज़रूर करूँगा। ये सुनना था कि वो अल्फा मास्टर नी की तरफ देखता है और थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, ओ तो मेरा ओमेगा आया था आपको हर्ट करने। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे ओमेगा ने आपको किस तरह से हर्ट किया है? मतलब मैं भी उसे पनिशमेंट दे सकूं। अगर गलती उसकी है तो मुझे भी तो उसे पनिश करना होगा, उसे समझाना होगा ना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करे। ये सुनना था कि मास्टर नी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो उस अल्फा की तरफ स्ट्रांगली देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा ओमेगा मेरे ओमेगा सन की मेरी मर्जी के खिलाफ उसके अल्फा फ्रेंड से शादी कराना चाहता था, जो शादी मुझे मंजूर नहीं थी। इसीलिए मैंने तुम्हारे ओमेगा और उसके अल्फा फ्रेंड को सज़ा दी और उसे यहाँ बांध दिया। ये सुनना था कि वो अल्फा जिसके फेस पर स्माइल थी पर मास्क की वजह से विजिबल नहीं थी, पर वो
समझ हर कोई सकता था कि यह अल्फा स्माइल कर रहा है। वो अपनी थोड़ी चेयरफुल और लाउड ट्यून में कहता है, आपने कहा कि मेरा ओमेगा, आपके ओमेगा सन की शादी आपकी मर्जी के खिलाफ उसके अल्फा फ्रेंड के साथ कर रहा था। कैन आई एम राइट? मास्टर नी तुरंत अपने हेड को यस में नोट करते हैं। वो अल्फा मास्टर नी की तरफ देखते हुए कहता है, तो उसमें आपकी परमिशन नहीं है ना? आपके ओमेगा सन की तो परमिशन है, इसलिए तो मेरा ओमेगा ये सब कर पा रहा है, वरना आपका ओमेगा सन छोटा बच्चा तो है नहीं जिसे खींचते हुए वो लेके गया और शादी करवा दी या कराने के लिए मजबूर कर रहा है। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे ये सिनारियो समझ में आ रहा है, वो आप हैं जो आपके बेटे की उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं, ना कि मेरा ओमेगा। तो गलत मेरा ओमेगा कैसे हुआ? वो तो आप हुए ना जो गलत हैं। ये सुनना था कि मास्टर ने गुस्सा हो चुके थे और वो उस अल्फा पर अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस यूज करते हुए कहते हैं, वो मेरा बेटा है, उसकी जिंदगी का हर फैसला लेने का मुझे हक है, ना कि तुम्हारे ओमेगा को। ये सुनना था कि वो अल्फा काउंटर करते हुए कहता है, मेरे ओमेगा को आपके ओमेगा बेटे की जिंदगी का हक लेने का डिसीजन लेने का हक नहीं है। एक्सेप्टेड। पर क्या वो हक आपके ओमेगा सन को भी नहीं है? वो तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है ना। मेरा ओमेगा तो बस उसकी हेल्प कर रहा है दोस्ती के लिए। तो इसमें उसकी कहाँ गलती हुई? इनफैक्ट इसमें आपके ओमेगा सन की भी कहाँ गलती हुई? वो आप हैं जो गलत हैं। क्या लगता है आपको, बच्चों को बर्थ देकर पूरी जिंदगी उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाना सही होता है? ये सुनना था कि मास्टर नी गुस्सा हो चुके थे और वो उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं उसकी बेटर लाइफ के लिए ये सब कर रहा हूँ। ये सुनना था कि वो अल्फा तुरंत मास्टर नी को देखते हुए कहता है, आपका बेटा दूध पीता बच्चा है जिसकी लाइफ के डिसीजन आप लेंगे और वो चुपचाप मानेगा। उसका भी दिल होगा ना, वो भी अपनी मर्जी से कुछ चाह सकता है ना अपनी लाइफ में। और अगर जिसे वो चाह रहा है उससे अगर वो शादी करना भी चाहता है तो गलत क्या है? मुझे तो कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा। मास्टर नी उस अल्फा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, मैं इस गांव का लीडर हूँ, मेरी इज्जत है और मेरा ओमेगा सन मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर किसी और अल्फा से शादी कैसे कर सकता है? ये सुनना था कि वो अल्फा मास्टर नी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, इज्जत आपकी, गांव आपका, तो उसका ठेका आप उठाओ ना। आपके बच्चे ने थोड़ी ना इज्जत बनाई है गांव में जो वो उसे संभालता बैठे। देखिए सर, मेरा एक ही बात कहना है जो बहुत क्लियर है। बेटे को बर्थ दिया, ठीक है, उसे बड़ा किया, ठीक है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, गुड। पर अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी लीगल एज है, वो जानता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसने अगर किसी को अपने लिए चुना है तो वो सही ही होगा। इतना यकीन तो आपको भी रखना चाहिए ना उस पर, अपनी परवरिश पर, कि वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। और अगर गलत करता भी है तो उसकी लाइफ है, आगे जाकर संभाल लेगा, और नहीं संभाल पाया तो वापस आ जाएगा आपके पास। और जब वो वापस आएगा तो फिर से आपकी हर बात मानेगा जैसे पहले माना करता था। अगर वो बचपन से लेकर आज तक आपकी हर बात मानता है तो एक बात आपने उसकी मान ली, क्या बड़ी बात हो जाएगी? क्या हर बार बच्चों ने ही ठेका लेके रखा है? पेरेंट्स की हर बात को मानने का पेरेंट्स का कोई हक नहीं है कि वो अपनी बच्चे की एक बात मान ले, उसे एक्सेप्ट कर ले। और अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करती तो उससे बात कीजिए, उसे समझा कर देखिए। नहीं समझ रहा तो बाद में वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका कंसर्न है, उसकी ज़िंदगी है। और मुझे एक बात बताइए सर, आप उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ अपने पसंद के लड़के से कर रहे हैं, मतलब अल्फा से। उस अल्फा को ये तो पता होगा ना कि ये ओमेगा ऑलरेडी किसी और से प्यार करता है।
मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपका ओमेगा सन आज तक मेरे ओमेगा और उसके अल्फा फ्रेंड के साथ ही रहता है, अपार्टमेंट शेयर करता है। इन फ्यूचर क्या उस अल्फा के दिल में ये नहीं आएगा कि उसका ओमेगा ऑलरेडी किसी और अल्फा से प्यार करता था, उसके साथ उसके घर में रहता था? तो कुछ तो हुआ होगा ना उन दोनों के बीच। देखिए, आपको आपके ओमेगा सन पर यकीन है, उस ओमेगा को अपने ऊपर पूरा यकीन है। मुझे आपके ओमेगा सन पर यकीन है। इनफैक्ट मुझे अपने ओमेगा पर इतना यकीन है कि मैं जानता हूँ कि उसका दोस्त भी अच्छा ही होगा, इसीलिए मैं उस अल्फा पर भी यकीन करता हूँ। पर क्या आपने जो अल्फा अपने ओमेगा सन के लिए चुना है वो आपके ओमेगा सन पर यकीन करेगा? जवाब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सोचिए सर, जब ये मैं सोच रहा हूँ तो वो भी सोच रहा होगा। आगे जाकर जब उस अल्फा को ये रियलाइज़ होगा, क्या आपका ओमेगा सन जिसको आपने चुना है उसके साथ फिर ठीक से रह पाएगा? क्या वो अल्फा उसे वो खुशियाँ दे पाएगा जो आपका बेटा डिज़र्व करता है? और आपके ओमेगा सन की बात की जाए तो जस्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। वो आज आपकी इज्जत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मेरे ओमेगा और उसके अल्फा फ्रेंड की जान बचाने के लिए, ये शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में क्या कभी भी आपका ओमेगा सन जिस अल्फा से आप उसकी शादी करा रहे हो उसे एक्सेप्ट कर पाएगा, उसे अपने दिल में जगह दे पाएगा? खैर, इसका जवाब पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं थोड़ा आसान तरीके से बताता हूँ। जो इंसान अपने प्यार की और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आपके सामने झुक रहा है, अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर रहा है, ज़रा सोचिए वो इंसान उस पर्सन से कितना प्यार करता होगा जो उसकी जान के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है। इसी से आपके बेटे का प्यार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आज आप उसकी शादी भी करवा देते हो ना तो वो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। आपकी सो कॉल्ड इज्जत के लिए वो बस उस अल्फा को मजबूरी में एक्सेप्ट करेगा। पर उसके बाद आपका ओमेगा सन जो भी करेगा अपनी लाइफ में वो बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इवन आपका ओमेगा सन उस अल्फा का सिर्फ 24 आवर्स फ्री का सर्वेंट बन जाएगा। 12 आवर्स गधे के जैसे उसके घर में काम करेगा और बाकी 12 आवर्स उस अल्फा को सेटिस्फाइड करेगा बेड पर। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एक फ्री का सर्वेंट जो सारे काम के साथ साथ उस अल्फा को प्लेजर फील कराएगा। बस जस्ट लाइक एक जिंदा लाश जिसके अंदर कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं है, हर चीज़ बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस बच्चे को आज तक आपने हंसते खेलते हुए पाला होगा ना, बाद में वो ही आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करेगा। भले ही आपके मुंह पर कहेगा नहीं, पर वो जानता तो होगा ना कि यही सच है। और जस्ट इमेजिन सर, आज जो बच्चा आपकी तरफ थोड़े रिस्पेक्ट से देख भी रहा है, कल वो आपकी रिस्पेक्ट कर पाएगा? इनफैक्ट वो ये सोचेगा कि काश वो बर्थ लेता ही नहीं, या काश वो आपका बेटा ही नहीं होता। सगा बेटा है ना सर आपका, खून का रिश्ता होगा। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा ओमेगा जिसे पाकर मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि सिर्फ एक दोस्ती के रिश्ते के लिए वो यहाँ अपनी जान तक गंवाने आ गया, ये जानते हुए कि वो मरने वाला है, आपके बेटे की खुशी के लिए वो यहाँ आ गया। अपने दोस्त के लिए वो मरने के लिए रेडी है। सच में मैं लकी हूँ ना सर, जो ओमेगा अपने दोस्त के लिए मर सकता है वो मेरे लिए तो क्या ही कर जाएगा। पर वही दूसरी तरफ आपका ओमेगा सन है
जो ऐसा दोस्त पाकर तो बहुत खुश है, जिससे कोई खून का रिश्ता नहीं है फिर भी उसके लिए मरने के लिए रेडी है। वही दूसरी तरफ आप हैं जिससे उसका खून का रिश्ता है, पर फिर भी आप उसे मजबूर कर रहे हैं। अपने दोस्तों की जान की धमकी देकर उसे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए कह रहे हैं। सच में कितना अनलकी है आपका ओमेगा बेटा जिसे आप जैसा बाप मिला, और वही कितना लकी हूँ मैं जिसे इस जैसा ओमेगा मिला। ये सुनना था कि मास्टर नी की मुट्ठियाँ कस चुकी थी। वो अल्फा मास्टर नी के हर एक एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे वो मास्टर नी के ही इमोशंस के साथ खेल रहा था। देखा जाए तो वो जो कह रहा था वो 100% सही भी था, पर हर बात समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समझ ही होती है जो होनी चाहिए। मास्टर नी उस अल्फा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी ये ज्ञान की बातें बंद करो, इससे मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ और ये अल्फा उसके लिए सही नहीं है। ये सुनना था कि वो अल्फा मास्टर नी की तरफ देखते हुए कहता है, सही और गलत इन दो वर्ड्स की बात आप ना ही करें तो सही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक ओमेगा और अल्फा को यू पेड़ से बांधकर उन्हें ह्यूमिलिएट करना, खासकर एक ओमेगा को जिसकी यहाँ कोई गलती ही नहीं है, क्या ये आपकी नज़र में सही है? और अगर ये सही है तो गलत क्या है? और अगर ये गलत नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ओमेगा को तो उस पेड़ से छुड़ा चुका हूँ, मैं अब आपके ओमेगा को और आपके ओमेगा बेटे को और आपके अल्फा सन को उस पेड़ से बांध के सेम वही ट्रीट करता हूँ उन लोगों के साथ जो आपने मेरे ओमेगा के साथ किया। कायदे से देखा जाए तो फिर वो भी सही ही रहेगा। ये सुनना था कि मास्टर नी की मुट्ठियाँ कस चुकी थी और वो उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहते हैं, जस्ट शट अप। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ओमेगा सन के बारे में ऐसी बात कहो। ये सुनना था कि वो अल्फा एक मॉकिंग स्माइल अपने फेस पर लाता है, पर ऑब्वियसली वो विजिबल नहीं थी, और उस मास्टर नी की तरफ देखते हुए कहता है, आपके बेटे के साथ हो तो वो गलत, तो क्या मेरा ओमेगा इंसान नहीं है? उसे दर्द नहीं हुआ होगा? क्या वो ये ह्यूमिलिएशन डिजर्व करता है? इनफैक्ट ये सुलूक कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता। आप गलत है सर। आप अपने बेटे के लिए, या यूँ कहा जाए सिर्फ अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने बेटे की ज़िंदगी, उसके दोनों दोस्तों की ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। जिस तरह से आपके बेटे की आइज़ में उस अल्फा के लिए प्यार है ना सर, मैं ये डेफिनेटली कहता हूँ कि शादी के दूसरे ही दिन ये पॉइजन खा के मर जाएगा। नहीं पॉइजन तो दूसरे किसी रास्ते से, पर ये मरेगा ज़रूर, क्योंकि प्यार आसानी से होता नहीं है सर, और जिसे एक बार हो जाए ना वो आसानी से छुड़ा नहीं पाता। मुझसे पूछिए सर, मेरे ओमेगा को ऐसी हालत में देखकर मेरी क्या हालत हो रही है ये बस मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। सिर्फ उसके लिए आज मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ पागलों की तरह भागते हुए आया हूँ। सोचिए उसकी हालत देखकर मुझ पर क्या बीत रही होगी। आपकी सो कॉल्ड इज्जत की वजह से 3 लोगों की जिंदगी दांव पर है। आपको उन तीनों की जान लेना मंजूर है, पर अपनी इज्जत गंवाना नहीं। मेरी बात मान जाइए सर, अपने बेटे की रिस्पेक्ट कीजिए, उसके डिसीजंस को समझिए और समझदारी से मान लीजिए। और किस इज्जत की बात कर रहे हैं सर आप खुद आपके ओमेगा बेटे को अपने पैरों में गिराकर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसे इज्जत कहते हैं आप ही का बेटा आप ही के सामने मजबूर होकर भीख मांग रहा है, ये इज्जत है? तो ऐसी इज्जत बिल्कुल यूजलेस है। चलिए बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब सीधा पॉइंट पे आता हूँ। बस एक सवाल और हाँ या ना में जवाब देना।
आपको आपके बेटे की शादी उस अल्फा से मंजूर है या नहीं। ये बात उस अल्फा ने वेन्निंग की तरफ इशारा करते हुए कही थी। तुरंत ही मास्टर नी अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सुनना था कि वो अल्फा अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए कहता है, ओके दैट्स बेटर। मतलब मैं अब तक गधे के आगे बीन बजा रहा था। इट्स ओके। आपने अपना डिसीजन सुना दिया, अब मेरा डिसीजन भी सुन लीजिए। मेरा ओमेगा, साथ ही आपका ओमेगा सन और वो अल्फा, तीनों भी मेरे साथ अभी इसी गांव से जाने वाले हैं। गांव से बाहर निकलते ही मैं आपके ओमेगा सन और उस अल्फा की शादी कराने वाला हूँ। आप रोकना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं करूँगा। बीच में आने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये जस्ट मेरी वार्निंग है। आगे का जो भी लॉस होगा वो आपको बियर करना है, मेरा उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इतना बोलकर वो अल्फा वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही ये बात मास्टर नी सुनते हैं, वो तुरंत ही अपने सर्वेंट को इशारा करते हैं ताकि फिर से वो उस अल्फा के हाथों से पिट सके। बेचारे सर्वेंट पगार लेते हैं तो मार भी तो खानी होगी ना, इसीलिए उस अल्फा की तरफ बढ़ जाते हैं। पर इस बार उस अल्फा से थोड़ी ही दूरी पर वो सर्वेंट रुक जाते हैं क्योंकि नी मिंजू उस अल्फा के और उन सारे सर्वेंट्स के बीच में आकर खड़े हो चुके थे। नी मिंजू अपने फादर की तरफ स्ट्रांगली देखते हुए कहते हैं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए फादर। वो सही कह रहा है, हुसैन कभी भी खुश नहीं रहेगा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनना था कि मास्टर नी मिंजू की तरफ देखते हुए कहते हैं, बीच में मत पड़ो। नी मिंजू भी अपने फादर की तरफ स्ट्रांगली देखते हुए कहते हैं, नहीं फादर, अब तक मैं चुप रहा पर अब नहीं, वो मेरा भाई है और उसकी लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए मैं नहीं देख सकता, उसे जाने दीजिए। मास्टर नी मिंजू की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो तुम भी अब मेरे खिलाफ जाओगे और मेरे खिलाफ जाकर तुम जी पाओगे। नी मिंजू स्ट्रांगली आंसर करते हुए कहते हैं, आपने ऑलरेडी मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब मैं अपने भाई की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। इसके लिए अगर आपको अपोज भी करना पड़े तो मैं करूँगा, मैं आपके खिलाफ खड़ा रहूँगा। जैसे ही मास्टर नी ये सुनते हैं, वो अपने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहते हैं, इन दोनों को भी सबक सिखाओ और हुसैन को मेरे पास लेके आओ। ये सुनना था कि वो सर्वेंट नी मिंजू को भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। नी मिंजू भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा थे, वो भी अपने आप को अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहे थे। साथ में वो अल्फा भी खड़ा हो चुका था और वो भी नी मिंजू के साथ बाकी सारे सर्वेंट से लड़ रहा था। उन सब की फाइट अभी चल ही रही थी कि तभी सबको बहुत तेज़ वॉइस आने लगती है और सबका ध्यान अचानक उस डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ से बहुत सारी ब्लैक कार्स लाइन में उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सब शांत हो चुके थे और हर कोई उसी डायरेक्शन में देख रहा था। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this story. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.